सही है। देखो, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कर रहे हैं। अच्छा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, सिर्फ एक सोल चीज के ऊपर डिपेंड करता है। वो चीज होती है आपकी अट्रैक्टिव फोर्स, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कि आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपकी ज्यादातर डिपेंड करती है इनर बॉन्डिंग पे ना। ठीक है। जिस तरीके से अगर मैं इसकी एक वो बनाऊं कि भाई कौन से स्ट्रक्चर में जो है वो कौन सी फोर्स होती है और किसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा फ्रॉम हायर टू लोअर, अगर मैं इसकी एक ये क्लासिफिकेशन करना चाहूँ तो किस तरीके से मैं वो कर सकता हूँ। सही है। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या होता है। सबसे ये पहले होती है आयनिक बॉन्ड की ना। आयनिक, जहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड है उनकी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है एज ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज जो होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सही है। सही। इसी तरीके से फिर आते हैं मेरे पास। नेक्स्ट आते हैं, ये मैं अभी खाली फोर्सेस के बारे में यानी कंपाउंड ऑफ फोर्स, आप इसको बॉन्ड जो भी आप लिख सकते हो ना। फिर आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड वाले, जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड एज ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसमें होता है। देखो, कोवेलेंट वो बॉन्ड तो नॉर्मली होता है जो आपका वो बॉन्डिंग है, लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल्स में ना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैक्रो मॉलिक्यूल्स में, जो कि कोवेलेंट की टाइप है। थर्ड आपका आता है मेटेलिक। थर्ड क्या आता है? मेटेलिक। एक ऑब्वियस सी बात है, मेटेलिक वो बॉन्डिंग होती है। फिर फोर्थ आपका आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो। सही। फिर आता है फिफ्थ में आपका परमानेंट, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। और फिर सिक्स में आता है जिसमें आपका इंड्यूस डायपोल वाली फोर्सेस, इंड्यूस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनती है, जिसको इंड्यूस डायपोल बोलते हैं। अच्छा, अब देखो ये फोर्सेस होती किसमें है। देखो, ये चार जो इंड्यूस, जैसे कि हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स की दो टाइप होती हैं। एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल और एक होता है सिंपल मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल में होता है, सिंपल मॉलिक्यूल में इंड्यूस डायपोल होते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल में इंड्यूस डायपोल, अब इनके बारे में सब पढ़ेंगे, ठीक है, क्या होता है कैसे बनता है। ये जो तीनों फोर्सेस है ना, ये सिर्फ कोवेलेंट में होती है। यानी जो एक प्योर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं हमारे पास, जो एक प्योर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो सिर्फ किस में होती हैं। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये परमानेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंड्यूस, ये तीनों कोवेलेंट कंपाउंड्स में होती है। ठीक है। ये तीनों सर किसमें होती है? डेटिव तो कोवेलेंट। मतलब होगी, डेटिव बॉन्ड। नहीं नहीं, डेटिव में हम ये बॉन्डिंग लेके आते हैं, क्योंकि डेटिव हमेशा एक एडिशनल बॉन्डिंग होती है। डेटिव किसी अच्छा में सर। भी मेन बॉन्डिंग नहीं होती, किसी में भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ डेटिव हो। या तो उसमें कोवेलेंट पहले से होती है, फिर डेटिव होती है। तो डेटिव का अपना जो रोल है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो होती ही सिर्फ कोवेलेंट की ही टाइप है, तो उसका अपना रोल तो खत्म हो जाता है, तो हम डेटिव को ऐसा कोई मेन बॉन्डिंग में काउंट नहीं करते। ठीक है। ये तीनों क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। ये प्योर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। यानी कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में होती है, ये बॉन्डिंग की फॉर्म में नहीं होती। ठीक है। और ये होती किसमें? ओनली इन कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, सिर्फ किसमें होती हैं? सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड्स में होती हैं। इसके अलावा मेरे पास जो है, जो ये ऊपर की फोर्सेस है ना, अब देखो यहाँ पे होता क्या है ना, ये तीनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हो सकती है और इंट्रा भी हो सकती है, यानी कि ये मॉलिक्यूल के बीच में से हो सकती हैं, और इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स भी हो सकती हैं ऊपर वाली। लेकिन जो सिर्फ फोर फाइव और सिक्स है, यानी हाइड्रोजन तो बॉन्डिंग, ये परमानेंट बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंड्यूस डायपोल, वो किस में होती हैं? वो सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स में होती है। देखो, अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि कोवलेंट बॉन्ड एज ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल में होता है ना। फिर आयनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है। फिर अच्छा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, मैक अब
अगर मैं आपको यहाँ पे पीरियड थ्री को ड्रॉ करके दूं ना, जो नॉर्मली हमारे पास आता भी है, ठीक है। देखो पीरियड थ्री क्या होता है, अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी ना, स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग किस तरह से मैंने आपको बताया अभी। देखो पीरियड थ्री स्टार्ट होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब हम यहाँ पे देखो, मैंने जो है बीच में गैप दिया है ना, सिलिकॉन लिखने से पहले मैंने अच्छा खासा गैप दिया, तो इस गैप का रीजन क्या होता है? सिलिकॉन लिखने से पहले मैंने अच्छा खासा गैप दिया है ना, तो इस गैप का वो रीजन क्या होता है? से- एक मिनट। देखो उसका रीजन ये है कि मेरे पास जो शुरू के तीन कंपाउंड्स है वो मेटल्स है। जो शुरू के तीन कंपाउंड्स है ये तीनों, ये मेरे पास क्या है? मेटल्स है। ये जो तीन कंपाउंड्स हैं ये मेरे पास नॉन मेटल्स है। और ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो इन बिटवीन, मैक्रो मॉलिक्यूल इन बिटवीन मेटल्स ना। अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेरे पास मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। मेटेलिक बॉन्डिंग में तो इंटर और इंट्रा तो कुछ भी नहीं होता है, जस्ट वो क्या होता है, आपके मेटल्स एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या होती है? मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। फिर उसके बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन होता है मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल यानी जाइंट स्ट्रक्चर होता है। सिलिकॉन क्या होता है? जाइंट स्ट्रक्चर होता है। जाइंट स्ट्रक्चर का मतलब है कि इसको हम इसमें जो, अब इसमें एक चक्कर कुछ अलग होता है। सिलिकॉन में अगर हम देखें, सिलिकॉन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कोवेलेंट होती हैं। सिलिकॉन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही कोवेलेंट हो जाती हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक वाहिद जगह है जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी क्या होती हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग की होती है, ठीक है। ये सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैं लिख रहा हूँ। इसी तरीके से ये आ गया मेरा जो फॉस्फोरस सल्फर, फॉस्फोरस सल्फर और ये क्लोरीन है, ये सिंपल मॉलिक्यूल होता है। ये क्या होता है? सिंपल मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल ने अभी मैंने ऊपर बताया, अभी क्या था? तीन आ गए ना। मेटेलिक है, मेटेलिक तो ऑब्वियस सी बात है कि मेटल्स में होगा। देखिए मेटेलिक है तो एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये मेटल्स में होगा, ठीक है, मेटल्स में होगी। आयनिक का वो मतलब है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। और मैक्रोमोलिक्यूल में कोवेलेंट होगी और इंड्यूस्ड डायपोल में सिंपल फोर्सेस होंगी, ठीक है। तो सॉरी, सिंपल मॉलिक्यूल में इंड्यूस्ड डायपोल होगा ना, तो ये सिंपल मॉलिक्यूल है, ठीक है। सब, हाँ उल्टा तो ही लिख दिया। देखो सबसे स्ट्रॉन्ग जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ लिखा है। सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक होती है, देन कोवेलेंट, देन मेटालिक, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन परमानेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, देन इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल में होती है इंड्यूस्ड, ठीक है। क्या होती है? इंड्यूस्ड डायपोल होती है, सही। अच्छा अब यहाँ पे, अभी तो हमने वो देख लिया कि भाई अगर मैं इसका एक वो बनाऊं तो सबसे ज्यादा फोर्सेस, सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पीरियड थ्री में मैक्रो मॉलिक्यूल है, देन मेटल्स है, देन सिंपल मॉलिक्यूल है ना, ये। अब ये सारी फोर्सेस आपने यहाँ से तो देखनी है, आपने यहाँ से तो देखनी है कि किस में कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करती है। बात समझ आ रही है कि किस में कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करती है, सही है। जिसमें जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उसी हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ होगी। अब यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा किसकी फोर्स है? ऑब्वियस सी बात है कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग का सबसे स्ट्रांग होगी। देन मेरे पास होगा मेटल यानी मेटालिक बॉन्डिंग, देन होगा सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जिनमें इंड्यूस प्रोडाक्ट है। अब ये तो इनकी एक क्लासिफिकेशन हो गई, लेकिन ये एक दूसरे से भी तो इनकी जो है जो फोर्सेज है वो डिफर करेंगे ना एक दूसरे का। क्या मतलब? अगर मैं जस्ट मेटल को देखूं, ठीक है, अगर मैं जस्ट मेटल को देखूं, अच्छा देखो इसमें अगर मैं अगर इसमें देख कैसा रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, यानी Na से जो फोर्स होगी, सिलिकॉन की सिलिकॉन से जो होगी, और फॉस्फोरस से जो फोर्स होगी ना, ये उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभी तो मैं एक कंपैरिजन किन का कर रहा था,
देखो अभी तो मैं कंपैरिजन कर रहा था कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे, देन उसके बाद मैक्रो मॉलिक्यूल के बाद होंगे मेटल्स, फिर मेटल्स के बाद होंगे सिंपल मॉलिक्यूल, मेटल्स के बाद होंगे सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, मेटल्स होंगे, फिर देन सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अच्छा देखो अब होता किस तरीके से तो यहाँ पे, अब अगर मैं क्लोरीन को देखूँ ना, तो जो मैं Cl2 की बात करूंगा ना, जैसे Cl2 की बात, क्लोरीन Cl2 होता है, ठीक है। तो अगर मैं Cl2 की बात कर रहा हूँ तो भाई अगर मैं Cl और Cl की भी वो बात नहीं कर रहा, ये तो कोवेलेंट है, जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ ना। मॉलिक्यूल पूरा Cl2 होता है, तो एक Cl2 से दूसरे Cl2 की जो फोर्स होती है ना, उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो वो यहाँ पे क्या होगी, वो की इंड्यूस्ड डायपोल, वो क्या होगी, इंड्यूस्ड होगी। सही है। अगर मैं एक Cl की दूसरे Cl की फोर्स से बात कर रहा हूँ, वो तो भाई बॉन्डिंग है, वो कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ी है, ये तो बॉन्डिंग है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो इन बिटवीन टू Cl2, यानी कि एक, अच्छा मॉलिक्यूल सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ डाई एटॉमिक है, मॉलिक्यूल्स हर अलग अलग होता है। सही है, जो जैसे Na है, पर तो एक एटम के Na, विद इन कोवेलेंट या आयोनिक हो सकती है, लेकिन दूसरी फिर इंटरमॉलिक्यूलर होंगी। हाँ यानी कि ये हेंट्रा और हेंटर वाला चक्कर है ना। मैंने आपको बात पढ़ाई थी ना कि मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स होती है ना, मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स है वो हिंट्रा, जैसे ये कोवेलेंट है, ये भी इंट्रा है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे मैं एक मैक्रो मॉलिक्यूल को लिख रहा हूँ, अभी मैंने लिखी है सिलिकॉन और सिलिकॉन की फोर्स। अब ये हिंटर भी है, ये हिंटर, देखो क्योंकि सिलिकॉन अकेला एग्जिस्ट करता है, सिलिकॉन कोई SI2 SI3 में एग्जिस्ट नहीं करता, सिलिकॉन अकेला सिलिकॉन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो एक सिलिकॉन से जो दूसरे सिलिकॉन की फोर्स होगी वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कोवेलेंट होगी, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ SiO2, तो ये पूरा कंपाउंड है SiO2। तो एक SiO2 से जो दूसरे SiO2 की फोर्स है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये भी क्या होती है, कोवेलेंट होती है। मैक्रोमोलिक्यूल एक स्पेशल केस है कि इसमें बॉन्डिंग भी यही है। अगर मैं यहाँ पे बॉन्डिंग बनाऊं, मैंने दो SiO2 ड्रॉ किए, तो यहाँ पे ये भी क्या है, कोवेलेंट है। ये तो बॉन्डिंग है ना SiO2 की, तो पूरा एक कंपाउंड है, और ये पूरा एक कंपाउंड है, तो ये क्या है, ये बॉन्डिंग है कोवेलेंट की। और ये क्या है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है SiO2 में, ये भी कोवेलेंट होती है। ये चीज सिर्फ और सिर्फ ये किसमें, ये एग्जिस्ट करती है मैक्रोमोलिक्यूल में, ये सिर्फ किसमें एग्जिस्ट करती है, मैक्रोमोलिक्यूल में बस, ठीक है। कि मेरे पास जो अंदर की बॉन्डिंग है वो भी कोवेलेंट हो, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो भी कोवेलेंट हो। इट ओनली एग्जिस्ट इन मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मैक्रोमोलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से जो सिंपल मॉलिक्यूल है इनमें क्या होता है, जैसे Cl2, अभी मैंने Cl2 की एग्जांपल दी थी ना, अभी मेरे पास Cl2 है, अभी किस तरह होगा Cl और Cl, ये क्या होगा, एक फोर्स है मेरे पास, फिर मैंने दूसरा Cl2 ड्रॉ कर दिया। अब ये जो, ये मेरा एक कंपाउंड है, या फिर मॉलिक्यूल है ना Cl2। अब ये जो इसकी फोर्स होगी ना, ये वाली, ये होगी कोवेलेंट, ठीक है। इसके ऊपर मेरी मेल्टिंग और वो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड नहीं करता, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इस पे। इसको बोलते हैं ये होती है इंड्यूस्ड डायपोल। क्या होती है, इंड्यूस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो वीकेस्ट होती है। सही है, तो इस तरीके से हम को देखते हैं, ठीक है। अच्छा देखो वो अब मुझसे इन बिटवीन मेटल्स ही पूछ सकता है कि भाई इन बिटवीन मेटल्स क्या चीज होगी। अच्छा देखो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हम वो मेटल्स की बात करें ना, सिर्फ मेटल्स की, तो तीन मेटल्स है ना, यानी ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 और ये ग्रुप 3 के ना, तो उसमें किसका जो है वो ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट वो ज्यादा होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट और ये वो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह कम होगा ना। तो यहाँ पे हम मेटल्स को देखते हैं, ठीक है। मेटल्स में सबसे ज्यादा, ठीक है, देखो मैग्नीशियम होता है Na है, Na क्या बन जाता है, Na+, ठीक है। हमारे पास Mg होता है, ये Mg क्या बन जाता है,
Mg2 प्लस, मेरे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम 3 प्लस। अब देखो ये डिपेंड करता है कि चार्ज और साइज पे, चार्ज कितना हाई है और साइज पे कितना बड़ा है। ठीक है, चार्ज कितना हाई है और साइज कितना बड़ा है ना। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ Na से लेके एल्यूमिनियम तक, अगर मैं Na से लेके एल्यूमिनियम तक देखूँ, तो क्या यहाँ पे चीजें आएंगी ना। क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं Na से लेके एल्यूमिनियम तक देखूँ तो किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा कि मैं देखूंगा यहाँ पे दो चीजें, चार्ज और साइज। इसका मैं साइज देखूंगा क्या है, Na और एल्यूमिनियम इन सबका साइज क्या है। Na से लेके एल्यूमिनियम का देखो, एक तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है, होगा एल्यूमिनियम का। अगर मैं वैसे तो हम देखो तो साइज क्या है, साइज एल्यूमिनियम का इंक्रीज हो रहा है, सही है। तो देखो अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो एक ऑब्वियस सी बात है, साइज छोटा होगा तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट होगी ना। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक को बॉन्डिंग हमने इसमें क्या होती है, मेटेलिक को बॉन्डिंग होती है। मेटेलिक बॉन्डिंग में यही दोनों फैक्टर्स पड़े हैं ना। ये दोनों फैक्टर्स किसके थे, ये दोनों फैक्टर्स मेटेलिक को बॉन्डिंग के थे। ये दोनों फैक्टर्स किसके थे, मेटेलिक को बॉन्ड के थे। ये पढ़ा है ना हमने कि ये दोनों फैक्टर्स मेटेलिक को बॉन्ड के थे। अगर चार्ज हमारा छोटा होगा और चार्ज ज्यादा होगा, साइज छोटा होगा, स्मॉलर साइज होगा ना, तो वो क्या होगा, मेटेलिक बॉन्डिंग हायर होंगी। तो क्या है कि अगर ये चीजें किस में आ रही हैं, ये चीजें आ रही हैं, अगर मैं इस हिसाब से देखूँ ना कि चार्ज कितना है और मेरा साइज कितना छोटा है, कितना स्मॉलर है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा है, क्योंकि एल्यूमिनियम का चार्ज सबसे तो ज्यादा है और साइज भी सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये हम पहले भी वो पढ़ सर चुके ये हैं, तो तो सबसे स्ट्रेंथ ज्यादा में पढ़ते थे ना, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा चार्ज और कम साइज होगी। यस, अच्छा सर। मैग्नीशियम और Na इस तरीके से करता है डिफरेंट, ठीक है। कि आपका जितना साइज होगा उतना ही आपका, छोटा साइज होगा उतनी ही आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा। चाहे तो किसी तरीके से वो नॉन मेटल की होती है। अब देखो वो नॉन मेटल की किस तरीके से होती है, मेरी बात सुनो। देखो यहाँ पे नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ये तीन हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं ना, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अब ये किस तरीके से ये वेरी करते हैं, देखो अब होता क्या है कि इसी तरीके से जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है या वो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, नॉन मेटल्स का, वो एवर डिक्रीजिंग होना चाहिए ना। सही है, फास्फोरस से क्लोरीन तक डिक्रीज होता है। सही है। देखो क्योंकि ये तीनों सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स है ना, तीनों सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स है। तो सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में इंड्यूस डायपोल होती है। सिंपल मॉलिक्यूल जो होता है, ये तीनों के तीनों सिंपल मॉलिक्यूल है। सिंपल मॉलिक्यूल में क्या होता है, स्ट्रक्चर कौन सा होता है, सिंपल मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चर होता है वो मेरे पास, सॉरी, फोर्सेस होती हैं इंड्यूस डायपोल। इंड्यूस डायपोल होती है और इंड्यूस डायपोल डिपेंड करती है साइज पे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज से। साइज से जितना साइज बड़ा होगा, इंड्यूस डायपोल उतनी वो ज्यादा होंगी। सही है, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हनीवन होती है ना। जितना साइज वो बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन उतनी हनीवन होती है। तो फास्फोरस का साइज जो है वो सल्फर से वो बड़ा होता है। अगर मैं सिर्फ साइज की बात करूँ ना, ऑन साइज, तो फास्फोरस का साइज सल्फर से बड़ा है, सल्फर का क्लोरीन से तो बड़ा है। तो एक ओवरऑल क्या होता है, एक जनरल डिक्रीज वो आता है मेल्टिंग पॉइंट में, यानी जनरल डिक्रीज आएगा इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीजन क्या होगा, कि साइज तो गिरता है, जब मैं आगे जाऊंगा तो साइज छोटा हो रहा है। साइज छोटा हो रहा है तो इंड्यूस्ड डायपोल तो कम हो रहा है, क्योंकि इंड्यूस्ड डायपोल डायरेक्टली रिलेटेड होता है साइज से। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अब जो मैं वो ग्राफ प्लॉट करता हूँ ना,
जो मैं ग्राफ को प्लॉट करता हूँ। ग्राफ इस तरीके से इसका ये प्लॉट होता है। अच्छा, तो बहुत सारी जगहों पे ना बहुत अजीब सा ग्राफ दिया हुआ होता है, लेकिन जो एक इसका वो नॉर्मल ग्राफ है वो इस तरीके से होता है कुछ। तो इसको देखना आप ग्राफ, जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले डॉट को बना लो ताकि उनको ये कनेक्ट कर सको। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अब मुझे इनको ज्वाइन करना है, ज्वाइन कैसे करूंगा? जी, इस तरीके से आपका ये मेल्टिंग पॉइंट का वो ग्राफ बनता है, ठीक है। अब ये होता किस तरीके से? ठीक है, देखो यहाँ पे आपके सबसे पहले होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। सही है। अब अगर देखो वही ट्रेंड है तो मेटल्स में ना, जो मेटल्स है उनमें वही ट्रेंड है जो मैंने एक्सप्लेन किया था। जो मेटल्स है उनमें ट्रेंड वही है जो मैंने एक्सप्लेन किया था। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन की सबसे ज्यादा है। अब एक बात देखो, सिलिकॉन से फास्फोरस पे आ रहा हूँ, तो एक मैसिव डिक्रीज है, क्योंकि दैट सी बात है वो नॉन मेटल्स है, ठीक है। और इनमें इंड्यूस डायपोल होता है, लेकिन इसका तो मैंने क्या लिखा है, जनरल डिक्रीज होता है ना वो नॉन मेटल में। लेकिन अगर मैं फास्फोरस से सल्फर पे जा रहा हूँ तो एक छोटा सा इंक्रीज आ रहा है। अगर मैं फास्फोरस से सल्फर पे जा रहा हूँ तो एक छोटा सा इंक्रीज आ रहा है, इंस्टेड ऑफ डिक्रीज एक इंक्रीज आ रहा है छोटा सा। रीजन क्या होता है? देखो फास्फोरस तो मेरे पास एक पी नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फॉस्फोरस मेरे पास एक नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वेयर एज सल्फर वो नॉर्मल फॉर्म में होता, सल्फर हमेशा S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सही है। अब क्या होता है कि इसका इसमें इस तरीके से कि सल्फर के 8 एटम्स एक साथ होते हैं, सल्फर के 8 एटम्स एक साथ स्टक होते हैं, उन्होंने अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट करी होती हैं। तो जब सल्फर के 8 एलिमेंट्स या 8 एटम्स एक साथ होंगे तो वो ज्यादा फोर्सेस क्रिएट कर लेते हैं ना, उनको ब्रेक करना मुश्किल हो जाते हैं, फोर्सेस आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। जैसे कि ये फोर्स से भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, यूं करके ना, तो एक वेब की तरह फोर्सेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो अगर हम देखें तो फास्फोरस को अगर हम जनरल ट्रेंड देखें तो सल्फर की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है उसको सल्फर फास्फोरस से वो कम होना चाहिए। लेकिन क्योंकि जो फॉर्म है फास्फोरस की वो नॉर्मल एक ही मोनोएटॉमिक और सल्फर की वो S8 की टाई, ये एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक भी नहीं है, ये S8 की फॉर्म में होता है। 8 एटम सल्फर के एक साथ होते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस का जस्ट एक अकेला है, ठीक है। फॉस्फोरस का जस्ट एक अकेला है, वेयर सल्फर के 8 एटम्स एक साथ है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है, छोटा सा इंक्रीज आ जाता है फ्रॉम फॉस्फोरस टू सल्फर, लेकिन क्लोरीन में वही डिक्रीज हो जाएगा, आर्गन में और डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लगता है। अच्छा देखो, इसी तरीके से कुछ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और भी हैं, उनको हम अभी ये वो पास ओवर कर रहे हैं, तो उसी में ही डिफाइन करते हैं। देखो आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि मैग्नीशियम हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 650। मैग्नीशियम मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 650 है। ये मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 650। एंड अ हायर इलेक्ट्रिकल, और क्या बोले इसकी ये कंडक्टिविटी है। एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम बाय रेफरिंग टू इट्स स्ट्रक्चर एंड
बॉन्डिंग, यानी कि उसने दोनों ये प्रॉपर्टीज पूछनी कि भाई मुझे इलेक्ट्रिकल वो कंडक्टिविटी हाई और मेल्टिंग पॉइंट दोनों को डिफाइन करो। सबसे वो पहले क्या, मैग्नीशियम क्या होता है, वो मेटल होता है, ठीक है। उसने क्या स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग बोला है ना, स्ट्रक्चर बॉन्डिंग होगी मेटेलिक, ठीक है, और स्ट्रक्चर होगा मेटेलिक कोलेटिस, ठीक है। सो इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये मेटेलिक को बॉन्डिंग है इसमें ना, ठीक है, मेटेलिक को बॉन्डिंग है, और स्ट्रक्चर क्या है, मेटेलिक कोलेटिस है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा इसी वजह से। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आप लोग को ये बात तो बताई थी ना कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी की वो कंडक्ट कर पाते हैं। अच्छा देखो, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो बिल्कुल अभी का है ना, फिर वो पूछे पोरेडियम है आपके पास, ठीक है। Radium is an element found in the group 2 of the periodic table. It is a crystalline solid at room temperature and conducts electricity. Obviously, of 900 degrees C and soluble in water. Predict the lattice structure of radium chloride based on their properties described. देखो, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, ये मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 900, और सर पानी में ये सॉल्युबल आयन भी है। होगा, यस, ये आयनिक बॉन्ड है। इट हैज तो फिर आयोनिक लैटिस बनाएंगे। इट हैज आयनिक बॉन्ड एंड ionic lattice as a structure, अच्छा, बस इसका आंसर लिखना है, ठीक है, एज इसको a structure या ionic ड्रॉ lattice। नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, लिखा है सिर्फ प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ना, अच्छा। प्रिडिक्ट द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ ReCl2 ऑन द बेसिस, स्ट्रक्चर बताने कि आयनिक कोलेटिस है बस, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड तो मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया है, बेसिकली आपको स्ट्रक्चर बताना है। देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया ना उसी टाइप का, कॉपर हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एक्सप्लेन दीस प्रॉपर्टीज बाय रेफरिंग टू स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। वो जो अभी हमने ऊपर मैग्नीशियम के लिए बताया, सेम ही हो इसके लिए भी होगा, ठीक है। अच्छा देखो बोले, पीरियड थ्री एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड शो ट्रेंड इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज on the figure 2.1 sketch the graph to show the melting point of the first five elements of the period, ये पीरियड थ्री। फर्स्ट फाइव क्या है, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये फर्स्ट फाइव दिए हैं। तो क्या है, अच्छा इसको ड्रॉ करने से पहले ना, सबसे पहले इसके वो पॉइंट्स ड्रॉ कर लो ताकि आसानी हो। पॉइंट्स ड्रॉ करने से क्या होता है कि आपको मुश्किल नहीं होती है। यहाँ पे, फिर यहाँ कर लो, फिर ये एल्यूमिनियम, फिर ये सिलिकॉन, और फिर ये फॉस्फोरस। अब इसको ज्वाइन कर लो नेक्स्ट में, इस तरीके से ये मेरा क्या हो सर गया, ये वो स्ट्रेट ग्राफ प्लॉट लाइन हो गया। पे भी बता सकते हैं कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन और सोडियम का स्ट्रेट लाइन हो। स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये थोड़ी सी चेंज लाइन होती है, मैं आपको वैसे भी शेयर कर दूंगा ना, तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसका ग्राफ एग्जैक्ट, लेकिन अच्छा। आपको ये स्केच बनाना है, उसने एग्जैक्ट फिगर नहीं बोली है। देखो स्केच का मतलब है कि आगे पीछे हो सकता है उसके मार्क्स, असल में यहाँ पे दिखाना क्या है आपने कि किसका कम है किसका तो ज्यादा है, बस ये चीज शो करनी है, सही है। तो सर स्ट्रेट भी बना सकते थे। नहीं, स्ट्रेट लाइन को बनानी, स्लोप नहीं बनेगा, लाइन स्ट्रेट ही को बनेगी। एक अच्छा। से दूसरे आपने एक से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करना है यहाँ पे, अच्छा सही है, सर। यानी कि आपने डॉट्स को ये कनेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा देखो, अब वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, CS2 इज अ लिक्विड अंडर रूम कंडीशन, इस टाइप के भी क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। CS2 इज अ लिक्विड अंडर रूम कंडीशन वाइल CO2 इज अ गैस। अब CS2 क्या है, वो लिक्विड बन गया है, CO2 स्टिल गैस है। एक्सप्लेन व्हाट, सॉरी, CS2 लिक्विड बन गया, CS2 लिक्विड ही है और CO2 गैस वो बन गया है। व्हाट, एक्सप्लेन व्हाट कॉजेज द डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन CS2 एंड, यानी कि ये क्यों हो रहा है CS2 और O2 में, सी एस टू वो लिक्विड ही क्यों है और सी टू CO2 गैस क्यों बन गया है।
देखो वो सीधी सी बात है कि ड्यू टू द एज CS2 has more stronger intermolecular forces than CO2. So CS2 has higher boiling point than that of CO2. ठीक है, CS2 has more stronger intermolecular forces than CO2. अच्छा, ये परमानेंट को लिखना, मोर स्ट्रॉन्गर परमानेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आ रहा है ना, CS2 है, तो एस आ रहे हैं, तो एस के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होगा, सी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस है। मैंने आपको किस तरीके से एक्सप्लेन किया था, अगर जैसे कि दो अनलाइक एलिमेंट्स है, जिस तरह ये सी और एस है, सी भी अलग है और एस भी अलग है, और एस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा है, सबको को पता है, तो आपके ऊपर ये एस के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सो CS2 हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन CO2। एक में आपने वो बताने फोर्सेस हैं, तो दूसरे बताने किसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है CS2 से, तो इसी वजह से जो है वो CS2 स्टिल तो लिक्विड है और CO2 वो गैस बन गया है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट CS2 से कम था, ठीक है। अच्छा देखो, ये वाला क्वेश्चन आया था, काफी अजीब सा क्वेश्चन था ना ये। अब वो बोल रहा है कि फॉस्फोरस इज द रिएक्टिव पीरियड थ्री एलिमेंट। फॉस्फोरस क्या है, रिएक्टिव पीरियड थ्री का एलिमेंट है। फॉस्फोरस हैज सेवरल एलोट्रॉप्स, फॉस्फोरस के सेवरल एलोट्रॉप्स है ना। एलोट्रॉप्स का मतलब कि एक ही कंपाउंड की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, सही। अब वो पूछ क्या रहा है यहाँ पे, वो पूछ यहाँ पे ये रहा है कि एक, अच्छा देखो मैं, वो यहाँ पे वो पूछ क्या रहा है कि फॉस्फोरस के सेवरल हेलोट्रॉप्स है, ठीक है, डिटेल ऑफ द टू हेलोट्रॉप्स आर गिवन, ठीक है। एक है फॉस्फोरस, एक है व्हाइट P4, उसका है जो व्हाइट फॉस्फोरस P4 है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 44 डिग्री सेल्सियस। जो रेड फॉस्फोरस है उसका कितना है, 590। व्हाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस बोथ हैव कोवैलेंट बॉन्डिंग। देखो इसका ना रीजन है, देखो मेरी बात सुनो, जो P4 और P और खाली P है ना, जिस तरह वो P है तो इसका P4 है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है 44। रीजन क्या है कि जो चार P आपस में कनेक्टेड है, इनके दरमियान तो कोवेलेंट होंगी, इनके दरमियान तो कोवेलेंट फोर्सेस ही होंगी, लेकिन ये जब दो, ये एक पूरा एक मॉलिक्यूल है ना, जब ये दो या तीन मॉलिक्यूल्स एक साथ आएंगे ना, तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंड्यूस वो डायपोल होगा। क्यों? क्योंकि इनमें कोई इलेक्ट्रोकनेक्टिविटी का डिफरेंस ही नहीं है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंड्यूस वो डायपोल होगा ना, तो इंड्यूस डायपोल जो है उसकी फोर्स कम होती है। लेकिन मैं खाली अगर फॉस्फोरस को देखूँ ना, जो रेड फॉस्फोरस है पी, खाली पी जो रेड फॉस्फोरस है, तो रेड फॉस्फोरस में इस तरीके से होंगे ये पी, अब इसमें भी कोवेलेंट, इसमें भी कोवेलेंट, इसमें भी कोवेलेंट, तो इसमें तो होंगी ही सब पे कौन सी, कोवेलेंट ही फोर्स होगी, ठीक है। जब खाली फॉस्फोरस जो है, जिसको रेड फॉस्फोरस है, जब वो कनेक्ट होगा, जब ये रेड फॉस्फोरस ये कनेक्ट होगा ना, रेड फॉस्फोरस कनेक्ट होगा, तो ये बाय कोवेलेंट को बॉन्डिंग होगा, ठीक है, इसका जब ये मॉलिक्यूल होगा कनेक्ट। और जब व्हाइट फॉस्फोरस होगा तो बाय इंड्यूस वो डायपोल होगा, ठीक है। अब मैं ये स्ट्रक्चर कैसे करूंगा ड्रॉ, तो स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे क्या बोलूंगा, P4 का जो है, P4 सिंपल मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये मैक्रो मॉलिक्यूल है P, ठीक है। सो P has covalent bonding as intermolecular forces while P4 has induced dipole, इस तरीके से इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स है, तो इसकी वजह से इसका जो P4 है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है और इसका तो ज्यादा है, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ये उसने ग्रुप की बात करी है, ये वाला क्वेश्चन मैंने कराना था आपको, बिल्कुल हाल लगाना।
तो ये अब देखो यहाँ पे वो बोल रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन आयोडाइड has a colorless gas at room temperature. Explain why HI has a higher boiling point than HCl and HBr. देखो बहुत ही वो कॉमन सेंस की तो बात है। ठीक है। सर ये वही देख, होगा ना, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं और वो सब। डाउन द ग्रुप जा रहा है तो इंड्यूस डायपोल, जाहिर सी बात है आयोडीन में बहुत ज्यादा होते हैं, HI है ना, सही है। तो HI में इंड्यूस डायपोल बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, वो डाउन द ग्रुप है ना, अगर मैं इसको बनाऊं तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और नीचे जाते हुए इंड्यूस डायपोल इंक्रीज होते हैं। तो एज साइज इंक्रीजेस फ्रॉम एज सर द हम साइज। हमें ये क्यों लिख रहे हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि परमानेंट डायपोल है या नहीं है? देखो परमानेंट डायपोल तो इन सबके सेम होंगे ना। ये हैलोजन में सिर्फ ये चक्कर होता है, सिर्फ हैलोजन में ये चक्कर होता है, ये हैलोजन का ही आता है। ठीक है, ये सिर्फ हैलोजन में का चक्कर हमारे यहाँ आता है। कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है ना, यहाँ पे आपके ये अगर एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि एक तो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब जो अगर वो नीचे आ रहा है तो देखो परमानेंट डायपोल तो सब में बनेंगे, HCl में भी बनेंगे, HI में भी बनेंगे, HBr में भी फॉर्म होंगे। लेकिन जब वो नीचे आ रहा है तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो हाइड्रोजन का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, जो आयोडीन का साइज है वो इंक्रीज हो वो रहा है। परमानेंट डायपोल सब में होता है? परमानेंट डायपोल जो भी जो हलक होंगे उन सब में होगा, यानी कि जो हलक एलिमेंट्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग बनेगी, सब में परमानेंट डायपोल होंगे। अच्छा ठीक है सर। और जो सेम होगी उसमें इंड्यूस होंगे। लेकिन इंड्यूस इनमें अच्छा। भी होते हैं, सिर्फ इंड्यूस उनमें नहीं होते, इंड्यूस इनमें भी होते हैं, इंड्यूस सब में होते हैं। लेकिन क्योंकि जो परमानेंट डायपोल वाले होते हैं उसमें परमानेंट फोर्सेस एक ये एक्स्ट्रा फोर्सेस के तौर पे होती हैं, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। अब यहाँ पे ये परमानेंट तो सब में है, लेकिन जो यहाँ पे रोल, जब रोल जो वो करेगा ना, पहले वो इंड्यूस को डायपोल करेगा। जब हम नीचे आ रहे हैं तो इंड्यूस इनका साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीजेस फ्रॉम आयोडीन टू, सॉरी, साइज इंक्रीजेस मैंने उल्टा लिख दिया, साइज इंक्रीजेस फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। सो HI has more induced dipole, so HI has more induced dipole forces than HCl and HBr. सही। अच्छा देखो, हम यहाँ पे क्या बोले, द बार चार्ट shows the boiling point of HCl, HBr and HI. The boiling point of HF is not shown. अब देखो क्या है, ये HI है, ये HBr है और ये HCl है। HF का शो नहीं किया उसने, वो क्या बोल रहा है, सबसे छोटा बना दिया। सबसे ज्यादा होगा। अब देखो क्या बोले, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन HF, draw the bar on the bar chart of the boiling point of HF and explain your answer। देखो हाइड्रोजन को बॉन्डिंग हो रही है इसमें, मैंने जो आपको स्केल बताया था उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सब में सबसे ऊपर जी होती सर, है आपने कहा था कि वो स्ट्रांग होती है। ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे, इसका सबसे ऊपर बनेगी इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, मैं लिख दूंगा एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर more stronger than induced in dipole, so HF has higher boiling point than these two। सही है? लिख देता हूँ। As hydrogen bonding is stronger than permanent induced forces, so HF has highest boiling point। ठीक है, इस तरीके से मैंने तो लिखना है यहाँ पे। सही। वो बोले द एलिमेंट इन
वो क्या बोल रहे हैं, द एलिमेंट इन ग्रुप 17 आर नोन एज हेलोजन, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्रुप 7 वंडरवॉल फोर्सेस एग्जिस्ट। वही वंडरवॉल फोर्सेस यानी कि इंड्यूस्ड डायपोल को वंडरवॉल फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। वंडरवॉल फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। State the trend in the relative strength of van der Waals forces down the graph increases as the size increases, so van der Waals forces also increases. Size increases, so van der Waals forces increases. सही। अच्छा, फिर इसी तरीके से वो क्या बोल रहा है। अब वो यहाँ पे वो बोल के आ रहा है ना, ये देखना। अब बोल रहा है कि मेथनॉल हैज अ मेल्ट स्टेट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच ऑफ द हैलोजेंस अंडर रूम कंडीशन, कि अंडर रूम कंडीशन इनकी स्टेट को बताओ कि इनकी स्टेट क्या है ना। अंडर रूम कंडीशन की स्टेट क्या है, सही। तो अंडर रूम कंडीशन क्लोरीन होती है गैस, ब्रोमीन होता है लिक्विड, और आयोडीन होता है सॉलिड, सही। इसी तरीके से बोला है मिथेनॉल एज अ मेल्टिंग पॉइंट। वो बोला है मिथेनॉल हैज अ melting point of minus 97.6 degrees Celsius, the boiling point of this. A pure sample of liquid methanol is added to the flask and then sealed. The sealed flask is left for several days at a constant temperature. The vapor pressure is then measured at as 7 kilopascal. Describe what is meant by the term vapor pressure. कि वेपर की प्रेशर का क्या मतलब होता है। अच्छा देखो, वेपर की प्रेशर का वो मतलब क्या है कि जो गैस के वो पार्टिकल्स हैं वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं विद लिक्विड ना। तब आपको मैंने ये बताया था ना कि वेपर की प्रेशर क्या होता है जब आपके गैस के पार्टिकल्स। अब यहाँ पे गैस क्या है, मिथेनॉल जो गैस है उसके पार्टिकल वो लिक्विड यानी पाउडर से किस में आ जाएंगे, जो सर लिक्विड वेपर मिथेनॉल है। प्रेशर हमने आइडियल गैसेस में पढ़ा था। हाँ, उसी टाइप की चीज है ये, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे इनके दो पॉइंट क्या है, तो 2 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। उसमें क्या है, मिथेनॉल गैस when methanol gas comes in equilibrium with liquid particles। ठीक है, लिक्विड पार्टिकल्स के साथ वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, गैस पार्टिकल्स है वो एक्सर्ट करते हैं पी प्रेशर ना लिक्विड पे और वॉल ऑफ अ कंटेनर भी, सो सही है। आयोडीन सॉलिड, आयोडीन लिक्विड नहीं होता रूम टेम्परेचर पे। नहीं, मिथेनॉल जो है वो लिक्विड होता है, लेकिन जब हमने उसको रखा तो वो वेपराइज हो नहीं रहा है नहीं ना। सर, वो आयोडीन आयोडीन। आयोडीन तो सॉलिड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, गैस क्लोरीन गैस होता है। सो तो गैस सर वो जो आयोडीन लिक्विड होता है बायोलॉजी में जो पढ़ाते हैं वो वो लिक्विड वो नहीं होता। वो नेचुरल स्टेट नहीं होती, नेचुरल स्टेट आयोडीन की हमेशा सॉलिड होती है। अच्छा सर। सो गैस पार्टिकल्स exert pressure on wall and particles of gas liquid, ठीक है। when methanol gas comes in equilibrium with the liquid particles, so gas particles exert pressure on wall and on the particles of liquid, ठीक है। अब वो बोले एक्सप्लेन एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लिक्विड बिकम्स वेपर।
बोलेगा बताओ क्यों लिक्विड जो है वो पेपर बन गया, क्योंकि कुछ वो पार्टिकल्स के पास एनर्जी थी टू ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्सेस। ऐसी बात है, लिक्विड से वेपर उसी वो टाइम पे बनता है ना, बिकॉज सम पार्टिकल्स हैव एनर्जी टू ओवरकम अट्रैक्टिव फोर्सेस। यही पढ़ा था ना हमने स्टेट ऑफ मैटर में, इसी टाइप का। अच्छा देखो वो क्या बोल रहे हैं, suggest and explain why the vapor pressure of a water at room temperature is lower than the vapor pressure of methanol at room temperature. Refer to the correct intermolecular forces in your answer. बोल रहा है कि मिथेनॉल का वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा है वाटर के वेपर प्रेशर से एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, वेपर ये वो प्रेशर जो है मिथेनॉल का ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो उसका अगर मैं आंसर लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, देखो सबसे तो पहले तो देखो वाटर इतनी आसानी से प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा, वाटर वेपर नहीं को बनेगा। तो ये वाटर वेपर बनने की कंडीशन में नहीं आएगा, क्यों, वाटर में हाइड्रोजन को बॉन्डिंग है वाइल मिथेनॉल में नहीं है। ठीक है, मिथेनॉल ये रहा, सी, मिथेनॉल यूं करके होगा CH3OH। अब यहाँ पे क्या है, मिथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है। सही, मिथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, अब इसमें मैं लिखूंगा कैसे, वाटर हैज मोर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन मिथेनॉल, so it needs more energy, it needs more energy to overcome attractive forces, to overcome hydrogen bonding in water। देखो वाटर में किस तरीके से होगा, वाटर में ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, कैसे, HOH ना, तो दो OH के वो बॉन्ड्स बन रहे हैं ना, एक ये रहा एक ये रहा। वेयर एज मेथनॉल में सिर्फ एक ही बन रहा है, ये CH3 और ये OH। तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को बॉन्डिंग है, तो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी मिथेनॉल से, क्योंकि दो आ रहे हैं। सो वाटर हैज मोर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन मिथेनॉल, सो इट नीड्स मोर एनर्जी टू ओवरकम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। इसी वजह से इसका ये प्रेशर को लो होगा, वो फॉरेन प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है,